वेलकम बैक स्मार्ट स्टडी है। क्लास हमारी कल बीच में ही रह गई थी, इसलिए नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं वो आज कवर करेंगे। देखिए, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास कर रहे थे हम, यहीं से स्टार्ट करेंगे। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, इन्होंने क्या किया था कि बच्चों के ऊपर अपना प्रयोग किया था। इसके अलावा बच्चों पर किसने प्रयोग किया था? वॉटसन ने भी बच्चों पर ही प्रयोग किया था, लेकिन वॉटसन का जो है फेमस नहीं हुआ और जीन पियाजे का फेमस हो गया। ये क्या कहते हैं बच्चों के बारे में, देखिएगा। सबसे पहले बच्चा क्या करता है? खुद से सीखता है, फिर उसके बाद वातावरण से सीखता है। इसी को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञान कहते हैं। संज्ञान का मतलब क्या होता है कि जो खुद सोच समझ के अपने खुद डिसीजन लेते हैं वो होते हैं संज्ञान। ठीक है, तो पहले खुद सीखता है बच्चा, फिर वातावरण में आकर के कुछ सीखता है, और उन दोनों को मिला करके जो भी बच्चा सीखता है वो क्या हो जाएगा? हमारा संज्ञानात्मक विकास हो जाएगा। अब जीन पियाजे की संज्ञानात्मक की कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं। पहला है इंद्रिय जनित अवस्था। इंद्रिय जनित अवस्था में सेंसरी मोटर स्टेज में वो टाइम क्या है हमारा? 0 से 2 वर्ष। जब बच्चा 0 से 2 वर्ष में होता है तो ये जीन पियाजे की कौन सी अवस्था हो जाएगी? पहली अवस्था। फिर आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष, प्री ऑपरेशनल स्टेज। फिर आते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। ठीक है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। फिर फोर्थ है आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये है 11 से 15 वर्ष, अब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। क्लियर? तो ये थी आपकी 4 स्टेज जीन पियाजे की। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि क्या है हमारे पास। देखिए, इंद्रिय जनित अवस्था क्या कहता है कि इसमें बच्चा सबसे पहले अपनी इंद्रियों के माध्यम से ही सीखता है। तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग किस एज में जो एक्टिविटी होती है वो मीनिंगलेस होती है? क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का आया हुआ है। तो इंद्रिय जनित अवस्था में जो है जो भी एक्टिविटी बच्चा करता है वो मीनिंगलेस होती है, उसका कोई महत्व नहीं होता है। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चा अनुकरण नकल करके सीखता है और सीखने का जो माध्यम होता है वो सेंसेस ही होती है। ठीक है, वस्तु स्थायित्व पियाजे की कौन सी अवस्था में होता है? जीन पियाजे की अवस्था में ही क्या होता है? सॉरी, इंद्रिय जनित अवस्था में ही क्या होता है? वस्तु स्थायित्व होता है और ऑब्जेक्ट परमानेंसी अवस्था आ जाती है। ठीक है, फिर आती है सेकंड पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष होती है। 2 से 7 वर्ष, इसमें बच्चा क्या करता है? पूर्व, इसका दूसरा नाम, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का दूसरा नाम क्या है? पूर्व प्रत्यात्मक काल। ठीक है, इस अवस्था में बच्चों में विचार आने लग जाते हैं, वे सोचने समझने लग जाते हैं, जिज्ञासा, प्रश्न करना आदि इस अवस्था में होता है। इसमें बच्चा अहम केंद्रित होता है, ईगो सेंट्रिक होता है, जो भी सही है वो मेरा ही होगा। ठीक है ना, खुद के ऊपर फोकस रखता है। तो बच्चे का क्या होता है? इसमें अहम केंद्रित कौन सी अवस्था में होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है। इस एज में बच्चा अपने आप से ज़्यादा लगाव रखता है। ठीक है, खुद को सबसे ज़्यादा स्मार्ट समझता है। इस अवस्था में बच्चा जीववाद एनिज्म अर्थात उसे चीज़ों का ज्ञान हो जाता है कि कौन सी चीज़ नकली है, कौन सी चीज़ असली है। सहज स्कीमा का नाम दिया गया है इस अवस्था। देखो, पहली अवस्था को सहज स्कीमा का नाम दिया गया है, लेकिन जो सेकंड अवस्था है उसमें जीववाद आ जाता है। जीववाद क्या होता है कि देखो, यहाँ पे बच्चे क्या कर ले, छोटे बच्चे जो होते हैं, जैसे मान लीजिए चांद है, ठीक है, तो इसमें चंदा मामा ऐसे बोलते हैं ना, तो ये इसको जीववाद का नाम दिया गया है। जैसे सूर्य क्रोधित है तो सूर्य कभी क्रोधित थोड़ी होता है, लेकिन वो क्या नाम देते थे? ये जीववाद का नाम देते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के 2 टाइप है, इसके ध्यान देख लो, ये आता है कई बार। पूर्व प्रज्ञा काल और अंत प्रज्ञा काल। पूर्व प्रज्ञा काल 2 से 4 वर्ष, पूर्व पहले, और अंत प्रज्ञा काल 4 से 7 वर्ष। ठीक है, फिर आता है, सिर्फ इसके नाम ध्यान रखना है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में 7 से 11 वर्ष, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ से इसमें जो है ठोस चीज़ों के बारे में ज्ञान हो जाती है, जो चीज़ें सामने होती है उन चीज़ों को देख करके चिंतन करने लग जाता है। ठीक है, डोमिनेट जो चीज़ें हमारे सामने होती है उन्हीं को ही देख के बच्चे बता सकते हैं। अमूर्त जो है विचार यहाँ पे नहीं आ पाते हैं। ठीक है, फिर है फोर्थ आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा क्या करता है? अमूर्त चीज़ों को, जो चीज़ें सामने आपके सामने ना हो करके, वो जो चीज़ें आपके सामने नहीं, मतलब चिंतन शुरू हो जाता है, अमूर्त भावनाओं का चिंतन हो जाता है, काल्पनिक चीज़ें आप सोचने समझने लग जाते हो, तो आपकी जो सोच है वहाँ पे थोड़ी अमूर्त होने लग जाती है। क्लियर? चीज़ों और घटनाओं पर जब बच्चा मूर्त चिंतन प्रारंभ कर देता है तो वह मूर्त चिंतन प्रारंभ कर देता है तो मूर्त अवस्था में ही आता है। ठीक है, यदि प्रारंभ शब्द आए तो मूर्त अवस्था, और विकसित, मूर्त चिंतन विकसित कब करता है? अमूर्त अवस्था में विकसित होता है।
ठीक है, वहाँ पे जो है चीज़ों को देख करके सिर्फ आप अंदाज़ा लगा सकते हो, लेकिन जो विकसित होगा वो अमूर्त 7-11 से 15 वर्ष में होगा। क्लियर। फिर आता है अपना कोहलर वर्ग। कोहलर वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत कौन सा है? देखिए, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी कोहलर वर्ग और जीन पियाजे दोनों के द्वारा ही दी गई है। कोहलर वर्ग ने नैतिक विकास को 3 स्तर अथवा 6 अवस्थाओं में माना है। देखिए, इसके स्तर कितने हैं? 3, लेकिन उन सभी स्तर के दो स्टेज है, तो टोटल स्टेज कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी। क्लियर। पहला है आपका पूर्व परंपरागत, इसको थोड़ा याद रख लीजिए अच्छे से। देखिए, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। दूसरा नाम क्या है? पूर्व लौकिक स्तर और उत्तर लौकिक स्तर। इंग्लिश में क्या होगा? मैं ऐसे याद रखती हूँ, कन्वेंशनल स्टेज और उससे पहले प्री कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, तो याद हो जाएगा, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और पोस्ट उत्तर परंपरागत। पूर्व लौकिक स्तर और उत्तर लौकिक स्तर। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, ये याद रखने। देखो, पूर्व परंपरागत होती है 4 से 9 वर्ष, फिर परंपरागत हो जाएगी 9 से 12 वर्ष, और फिर 12 से 18 वर्ष आपकी कौन सी हो जाएगी? उत्तर परंपरागत। फिर आता है पहले स्तर की 2 अवस्थाएं कौन सी है? दंड एवं आज्ञा पालन। इसको थोड़ा डिटेल में यही बता देती हूँ। कोई दंड एवं आज्ञा पालन, इसमें बच्चा क्या करता है? देखिएगा, दंड एवं आज्ञा पालन, इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो पहले कहते हैं कि या तो बच्चे पेरेंट्स क्या कहते हैं कि या तो प्यार से मान लीजिए या फिर आपको क्या करना पड़ेगा? दंड देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे या तो आराम से मान जाते हैं या फिर इनको क्या करना पड़ता है? दंड देना पड़ता है। ये पहली अवस्था है, किसकी? पूर्व परंपरागत की पहली अवस्था है। फिर साधन सापेक्षता, यहाँ पे बच्चे थोड़े से क्या हो जाते हैं? थोड़े बड़े हो जाते हैं और थोड़ा समझने लग जाते हैं। तो बच्चे क्या कहते हैं कि आप ये चीज़ लीजिए। देखो, एक बार आप देखिएगा कि जो बच्चे थोड़े से बाल्यावस्था में आ जाते तो वो बच्चे क्या कहते हैं कि ये चीज़ आप ले लीजिए, ये मैं दे देता हूँ। ठीक है ना, तो क्या करते हैं कि साधन सापेक्षता, आप मुझे फ़ोन देंगे तभी मैं आपका ये काम करूँगा। ठीक है ना, तो ये क्या होता है कि आप यांत्रिकी अभिमुखता भी बोल सकते हो और इसको इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज भी बोल सकते हो। मैं आपको ये चीज़ दूंगा, आप मुझे ये चीज़ दे दीजिए। तो ये क्या हो जाएगी? हर यहाँ पे ये साधन सापेक्षता। इतना याद रख लीजिए कि पूर्व परंपरागत स्तर में क्या हो जाएगी? दंड एवं आज्ञा पालन, और सेकंड आपकी साधन सापेक्षता। ठीक है, हर लेवल के 2 स्टेज होती है, 3 लेवल और 6 स्टेजेज आपकी बताई गई है। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास, देखिए, जब बच्चा पहली अवस्था में नैतिक विकास सीखता है तो वह या तो दंड से सीखता है या आज्ञा से सीखता है। साधन सापेक्षता, पहले बच्चा दंड या आज्ञा से, लेकिन दूसरी अवस्था में वह खुद के लिए करता है, अर्थात उसे किसी नाम के लिए चीज़ ये साधन चाहिए। जैसे जब हम किसी बच्चे को किसी काम के लिए कहते हैं तो पहले में बदले में चीज़ मांगता है। इस अवस्था में बच्चा अहम केंद्रित होता है, आत्म केंद्रित होता है, किसी दूसरे से मतलब नहीं रखता है। ठीक है, तो स्वार्थ पूर्ति कहाँ पे होती है? साधन सापेक्षता। क्लियर। अच्छा, ये भी बहुत बार आता है कि भैया आपके जो अभिप्रेरणा होती है वो कैसी होती है? अभिप्रेरणा भी आपकी एक्सटर्नल होगी और आपका व्यवहार भी दिखावी होता है। ठीक है, पहली अवस्था में आपकी अभिप्रेरणा एक्सटर्नल होगी, व्यवहार भी आपका कैसा होगा? बिहेवियर भी आपका एक्सटर्नल होगा। फिर आता है लौकिक परंपरागत स्तर। लौकिक परंपरागत स्तर 9 से 12 वर्ष में आता है। ठीक है, इसकी दोनों अवस्थाएं देख लीजिए। इसमें अच्छा बच्चा बनने की धारणा होती है। देखिए, लौकिक सेकंड लेवल का सेकंड लेवल है, लेकिन स्टेज कौन सी है? थर्ड है। इसमें बच्चा क्या करता है? परस्पर एकरूपता, इसमें बच्चा करता है कि भैया आप अच्छा बनने की कोशिश करता है, खुद ही क्लास में शिकायत करता है, फिर वो दिखाने की कोशिश करता है कि भैया मैंने कुछ नहीं किया, और बच्चे जो है शरारत कर रहे हैं। ठीक है, फिर आता है कानून एवं विधि सम्मत अभिमुखता। 4th स्टेज में आपके पास क्या होता है कि बच्चा कानून के बारे में जानने लग जाता है, कानून रूल रेगुलेशंस के बारे में जानना शुरू होता है यहाँ पे। ठीक है, बस इतना याद रख लेना है। फिर आता है आपके पास उत्तर परंपरागत स्तर। उत्तर परंपरागत स्तर में 12 से 18 वर्ष है। सामाजिक संपर्क अभिमुखता, इसमें क्या होता है कि बच्चा समाज के कनेक्शन में आ जाता है, इंडिविजुअल राइट्स के बारे में इसको कंप्लीट जानकारी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये ध्यान रखो, समाज के रीति रिवाज के बारे में जानने लग जाता है। मतलब उसको समझ सबकी होती है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो समाज के में जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोल सके, या जो भी हो रहा है वो अपना खुद स्टेप उठा सके। वो कौन सा है? आपका सामाजिक संपर्क अभिमुखता। फिर आता है आपका आखिरी लेवल
यूनिवर्सल डेवलपमेंट थ्योरी या फिर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। इसमें क्या होता है, ये कोहलर वर्ग के तीसरे लेवल, थर्ड लेवल की 6th अवस्था है। इसमें बच्चे को अच्छी सही गलत की समझ होने के साथ साथ उसके अंदर इतनी हिम्मत होती है कि वो सही गलत के खिलाफ आवाज़ उठा सके। देखिए 5th में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा कोई अपने पेरेंट्स को या फिर किसी को भी बीमार आदमी को लेके जा रहा है और रास्ते में क्या आता है, ट्रैफिक आ जाता है, तो वो यहाँ पे रूल रेगुलेशंस के लिए उस ट्रैफिक को तोड़ेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या कर देगा वो बच्चा, उस रूल रेगुलेशन को तोड़ देगा, क्योंकि उसको पता है कि जो नियम बने हुए हैं वो समाज के लिए बने हुए हैं, हम उनको तोड़ सकते हैं जब हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे उसको कंप्लीट जानकारी हो जाती है। समझ में आ गया? तो इसके कितने थे, 3 स्तर थे और 6 लेवल थे। ठीक है, यहाँ पे जो आपका बिहेवियर है, अभिप्रेरणा है, वो अभिप्रेरणा भी आपकी एक्सटर्नल है, इंटरनल है, और जो बिहेवियर भी है वो इंटरनल है। यहाँ पे बच्चा नहीं सोचता है कि समाज आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है। ठीक है, दोनों ही आपकी क्या हो जाएंगी, इंटरनल रहेंगी। लेकिन जो सेकेंड लेवल था ना, सेकेंड लेवल में परंपरागत स्तर में, उसमें आपका जो बिहेवियर होता है वो तो एक्सटर्नल होता है, लेकिन जो अच्छा बच्चा बनने की कोशिश होती है वो आपकी इंटरनल होती है। ठीक है, जो अभिप्रेरणा होगी वो इंटरनल हो जाएगी और जो आपका बिहेवियर है वो एक्सटर्नल हो जाएगा। क्लियर? उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। देखिए इसको देख लीजिए, पहले फर्स्ट लेवल पे आपका जो मोटिवेशन होता है वो एक्सटर्नल होगा, बिहेवियर होगा वो भी एक्सटर्नल होगा। सेकेंड लेवल पे मोटिवेशन इंटरनल हो जाता है, लेकिन बिहेवियर आपका दिखाने का ही होता है। ठीक है, थर्ड लेवल पे मोटिवेशन भी इंटरनल हो जाएगा और बिहेवियर भी क्या हो जाएगा आपका, इंटरनल हो जाएगा। दैट इज इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। फिर आता है अपना 5th चैप्टर, हाइड्रोफोबिया। कुछ फोबिया हैं उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिएगा, फोबिया, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मीनी पानी, पानी से डर। जू फोबिया, जू मीनी चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में क्या रहते हैं, पशु रहते हैं, तो जू फोबिया आपका पशु से डर। एक्रो जो क्रो होता है वो कहाँ पे उड़ता है, ऊंचाई में उड़ता है, तो क्रो कहाँ पे होता है, ऊंचाई में, ऊंचाई से डर। ठीक है, ओक्लो क्या होता है, भीड़, है ना, तो सॉरी, ओक्लो होता है अकेला, है ना, तो भीड़ से डर। जो इंसान अकेला रहता है उसको किससे डर होता है, भीड़ से डर लगता है। ठीक है, एग्रो कहाँ होता है, एग्रीकल्चर कहाँ पे होते हैं, खुले स्थानों पे होता है, तो एग्रो में क्या आ जाएगा आपका, खुले स्थानों से डर। निक्टो मीनी रात में क्या होता है, अंधेरा, और अंधेरे में क्या होता है, अंधेरे से डर, निक्टोफोबिया। फिर एग्रोफोबिया, खुले स्थानों से डर। एक्सोनोफोबिया आपका विदेशियों से डर। ठीक है, होमोफोबिया, होमो मीनी एक जैसा समलैंगिकता, है ना, तो समलैंगिकता से डर। ठीक है, नेक्स्ट है एंथ्रोफोबिया, इंसानों से डर। निक्टोफोबिया, रात से डर। डिसलेक्सिया, पठन विकार। क्लियर? तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फोबिया, इनको याद रख लेना है। नेक्स्ट है आपके पास अधिगम संबंधी विकार कौन से हैं। देखो, इंसोम्निया, नींद ना आने की बीमारी हो जाएगी। सोमनबुलिज्म, नींद में चलने की बीमारी होती है। एंड डिसलेक्सिया, पठन विकार होता है। डिस से विकार हो गया। ठीक है, लेक्सिया जहाँ पे आ जाए वहाँ पे पठन विकार आ जाएगा। ग्राफ जहाँ पे आ जाए, ग्राफ हम लिखते हैं, ठीक है, तो डिसग्राफिया आपका लिखने संबंधी हो जाएगा। कैलकुलिया, कैलकुलेशन से रिलेटेड है तो गणित संबंधी हो जाएगा। डिस्प्रेक्सिया, पढ़ना लिखना और बोलने संबंधी या शारीरिक विकार जो होता है, गतिक कौशल विकार होता है ये, तो डिस्प्रेक्सिया हो जाएगा। ठीक है, डिस्मोर्फिया, आकृति और साइज संबंधी हो जाएगा। डेलीरियम दिमाग का असहज होना होता है। एंड डिस्टोपिया आपका बुरी काल्पनिक स्थिति। आप कई बार क्या होता है कि बच्चा इतना कल्पनाओं में चला जाता है कि वहाँ उसको समझ में ही नहीं आता कि वो खुद से ही डरने लग जाता है। ठीक है, डिस्थीमिया, खून की कमी होती है यहाँ पे, तनाव संबंधी। थीमिया मीनी मतलब खून से संबंधित होता है, शारीरिक रूप से एक्सम बच्चे होते हैं ये। ठीक है, फिर सोली लोग अपने आप से बातें करने वाले होते हैं। एमनेशिया, भूलने की बीमारी होती है यहाँ पे। और डिस्फेजिया, फेजिया मीनी डिस्फेजिया, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बोलने संबंधी हो जाएगा। ठीक है, अब आता है कि निम्न में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम नियोगिता को पहचानने में होता है। ये सीटेट का क्वेश्चन आया हुआ, देखिए, बी को डी, वाज को सा, मतलब उल्टा समझ रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, पढ़ने लिखने संबंधी आपकी क्या हो जाएगी, ये जो भी अधिगम नियोगिता है वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। क्लियर? सेकंड ऑप्शन आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा।
तीसरा है डिसलेक्सिया। देखिए तो ये जो बी को डी और डी को मतलब जो उल्टा पुल्टा पड़ता है, 21 को 12, 12 को 21, 31 को 13, 13 को 31, तो ये क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया, पढ़ने संबंधी बीमारी होती है। ठीक है, फिर ये क्या होता है, शब्दों में अक्षर को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव होता है, तो अक्सर चक्षु की स्मृति का ह्रास से संबंधित होता है, तो ये डिसलेक्सिया हो जाएगा। ठीक है, दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृति का ज्ञान होना चाहिए। कौन सी आकृति का, त्रिआयामी आकृतियों का ज्ञान होना चाहिए, तभी वो स्पर्श के द्वारा बच्चे समझ सकते हैं कि ये कौन सी आकृति है। क्लियर। लर्निंग डिसेबिलिटी एक चर अवस्था है। फिर आता है अधिगम। अधिगम से संबंधित जो है इम्पोर्टेंट है आपका ये टॉपिक्स। किसी भी चीज़ से कुछ भी सीखना जो होता है वो क्या हो जाएगा, आपका अधिगम हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा जो अधिगम जो ट्रांसफ़र होता है, ये देख लीजिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अधिगम ट्रांसफ़र क्या होता है, एक होता है पॉजिटिव ट्रांसफ़र। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, वही याद ध्यान दे दो। देखो अधिगम अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन वो वाले कंटेंट उठाए यहाँ से जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, पॉजिटिव ट्रांसफ़र, देखिए कुछ जो पहले हमने सीख रखा है और जो हमें आगे हमारी लाइफ में काम आता है वो होगा हमारे पास पॉजिटिव ट्रांसफ़र। जैसे आपने बीएड में पेडागोजी को पढ़ा और वो पेडागोजी आपकी सीटेट में काम आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव ट्रांसफ़र। नेगेटिव ट्रांसफ़र क्या होगा, जो आपने पहले काम कुछ भी सीखा हुआ है और जो आपके आगे आने वाले टाइम में आपकी प्रॉब्लम्स बन रहा है, तो क्या हो रहा है, जैसे बच्चों ने क्या हुआ, इंग्लिश मीडियम में आगे पढ़ रहे हैं और अब वहीं बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, तो वो इंग्लिश जो है ना उनकी बाधा बनी हुई है, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव ट्रांसफ़र। ठीक है, फिर आता है जीरो ट्रांसफ़र। जीरो ट्रांसफ़र क्या होता है, जो आपने पहले सीखा हुआ है और अब लाइफ में कोई फैक्ट ही नहीं पड़ रहा है, तो होता है जीरो ट्रांसफ़र। इट मीन्स क्या होता है, जैसे कुछ बच्चों ने कुछ भी पढ़ा लिखा हो, किचन में आप कुछ भी काम कर रहे हो, तो कुकिंग में पढ़ने वाला कोई काम, मैथमेटिक्स कुकिंग में काम नहीं आएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आपका जीरो ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्लियर, इंपॉर्टेंट था तो मुझे लगा कि मैं बता दूँ आपको। अब देखिए लर्निंग की थ्योरीज देख लीजिएगा, सिंपल हम काम करते जाएंगे कि थ्योरी कौन सी है। देखिए पहला है पर्यटन एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, ये किसने दिया था, इसी का नाम देख लीजिए, संबंधवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, एसआर थ्योरी, ये किसने दी थी, आपकी थोरनडाइक ने दी थी। थोरनडाइक ने कौन सी थ्योरी दी थी, आपकी पर्यटन एवं त्रुटि का सिद्धांत, अभ्यास एवं भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर मेथड, संबंधवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, एसआर थ्योरी, ये कौन सी थी, आपकी थोरनडाइक की थ्योरी थी। क्लियर, सिर्फ नाम देखेंगे हम थ्योरीज का, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली आपके नाम से ही पूछे जाते हैं कि कौन सी थ्योरी किसने दी थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोरनडाइक के 3 मुख्य नियम है। 3 मुख्य नियम कौन से हैं, तत्परता का नियम, जब तक बच्चा तत्पर ही नहीं रहेगा, रेडीनेस ही नहीं होगी, जब तक आपके पढ़ने का मन ही नहीं होगा, तब तक आप पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है ना, पढ़ने के बाद, तैयार होने के बाद आपको अभ्यास करना बहुत जरूरी है। लॉ ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम क्या होता है कि अगर आप सक्सेस होते चले जाओगे, अगर आपने एक भी एग्जाम्स की, किसी भी एक भी टेट के एग्जाम की तैयारी कर ली, तो आपके ऑल टेट एग्जाम्स क्लियर होते चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो प्रिपरेशन आपकी हर जगह पे काम आएगी। तो ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शंस, पैसे के पास पैसा आता है, तो ये क्या होता है, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला टॉपिक होता है। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट था। एंड लॉ जो प्रभाव का नियम है, इसका दूसरा नाम क्या है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, सुख और दुख का नियम प्रभाव के नियम को कहा जाता है। संतोष और असंतोष का नियम भी किसको कहा गया है, आपका प्रभाव के नियम को ही कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास थ्योरी, सेकेंड थ्योरी है आपकी क्लासिफिकेशन, एक मिनट, पुनर्बलन का सिद्धांत जो है किसने दिया था, रिफोर्समेंट थ्योरी क्लार्क हल ने दी थी, इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था, आपका पुनर्बलन का सिद्धांत आपका क्लार्क हल ने दिया था। क्लासिफिकेशन थ्योरी किसने दी थी, क्लासिफिकेशन थ्योरी आपकी पावलोव ने दी थी। इसी को क्लासिफिकेशन थ्योरी को क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी, कंडीशनिंग थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, पावलर ने, और इन्होंने प्रयोग किस पे किया था, कुत्ते पर प्रयोग किया था। फिर आता है आपका इनसाइट थ्योरी। इनसाइट थ्योरी किसने दी थी, इनसाइट थ्योरी आपकी गेस्टाल्टवादियों ने थी, कोहलर ने दी थी। ठीक है, ये इसको हम गेस्टाल्ट सिद्धांत भी बोल सकते हैं, सूझबूझ का सिद्धांत बोल सकते हैं, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत बोल सकते हैं। मतलब इसने कोहलर ने दी थी, और कोहलर ने किसके ऊपर, सुल्तान नामक चंपांजी के ऊपर इसने प्रयोग किया था। ये कहता है कि इंसान जो है सूझबूझ करके अपना खुद का दिमाग लगा करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है, कुछ भी सीख सकता है। तो ये इनसाइट थ्योरी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, और यही थ्योरी जो है आजकल
कि जो एजुकेशन है आज के माहौल में, मॉडर्न लाइफ में आपकी यही थ्योरी काम आ रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी इनसाइड थ्योरी। नेक्स्ट है आपके पास कुर्ट लेविन क्षेत्रीयवाद का सिद्धांत या स्पेस थ्योरी किसने दी थी? कुर्ट लेविन ने दी थी। क्लियर। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी स्किनर ने दी थी। इन्होंने क्या किया था? चूहे पर प्रयोग किया था। इनकी थ्योरी को बोलते हैं आरएस थ्योरी। और थॉर्नडाइक के बिल्कुल विपरीत है। थॉर्नडाइक कहता है कि पहले बच्चे को स्टिमुलस दीजिएगा फिर रिस्पॉन्स मांगेगा, लेकिन स्किनर साहब क्या कहते हैं कि नहीं, पहले बच्चे से काम लीजिएगा। स्किनर थोड़ा स्ट्रिक्ट पेरेंट्स वालों में से है। पहले रिजल्ट लेके आओ, उसके बाद ही आपको क्या मिलेगा? स्टिमुलस मिलेगा। तो इसको हम कहेंगे क्या? ये थॉर्नडाइक के विपरीत है। एसआर थ्योरी किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने। आरएस थ्योरी किसने दी थी? स्किनर ने दी थी। ठीक है, देखिए जैसे हम कंप्यूटर पे कोई भी काम करते हैं, आज की एजुकेशन थ्योरी जो है ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी के ऊपर ही लागू होती है कि सूझबूझ तो है। देखो आज के हर लोग जो है इनसाइड थ्योरी का काम करते हैं, लेकिन जो एजुकेशन में जो थ्योरी यूज होती है वो कौन सी होती है? आपकी ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी। क्योंकि जैसे आपने ऑनलाइन टेस्ट दिया, टेस्ट सबमिट करने से पहले आपका रिजल्ट नहीं आएगा, पहले आपको टेस्ट को सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका क्या मिलेगा? रिस्पॉन्स मिलेगा। क्लियर। एक है देखिए अभिकर्मिक अधिगम। अभिकर्मिक अधिगम भी किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। ये क्या होता है कि किसी भी चीज़ को छोटे छोटे भागों में बांट कर जाना प्रोग्राम्ड लर्निंग कहलाता है। ठीक है, तो ये आता है कई बार छोटे छोटे टुकड़ों में। जैसे कोई भी मान लीजिए बड़ा टॉपिक है, तो उसको अगर हम छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं तो वो क्या होता है? आपका अभिकर्मित अधिगम होता है। इसको दो प्रकार में आता है, एक है रेखीय अधिगम, एक होता है शाखीय अधिगम। रेखीय अधिगम जो है किसने दिया है? आपको स्किनर ने दिया है। और शाखीय अधिगम किसने दिया था? नॉर्मन ए काउडर ने दिया था। दैट इज इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन कई बार आया है, इसको ध्यान रख लेना है कि ये क्या है। आपका शाखीय अधिगम किसने दिया है? नॉर्मन ए काउडर ने। और रेखीय अधिगम किसने दिया है? आपका स्किनर ने। क्लियर, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिर देखिए एक छोटा सा टॉपिक है स्मृति। इसको भी ध्यान में देख ही लीजिएगा क्योंकि आता है कई बार। स्मृति क्या होता है कि एक होता है अर्धचेतन मन, अचेतन मन, अचेतन और चेतन मन। ठीक है, जो चीज़ें मेमोरी क्या होती है? किसी भी चीज़ को जो हम याद करते हैं तो वो क्या होती है? आपकी मेमोरी होती है। ठीक है ना। तो यहाँ से देखिएगा आप किस तरीके से करोगे इसको। देखिए इंसान के जीवन में सब बातें अचेतन मन में सेव होती है। किसी भी घटना को अनकॉन्शियस माइंड में कॉन्शियस माइंड में लाना आपको क्या कहलाती है? मेमोरी होती है। ठीक है, किसी भी चीज़ देखो सारी चीज़ें एकदम से याद होंगी तो क्या देखो अपनी ज़िंदगी कितनी मतलब अव्यवस्थित हो जाएगी। ठीक है ना। कुछ चीज़ें हमारी लाइफ से हम क्या कर देते हैं, मतलब भूलते नहीं है वो चीज़ें, हमें टाइम पे वक्त पे याद आ जाती है। ठीक है, किसी जगह को देखते हो तो आपकी वही चीज़ें सारी याद आ जाती है, तो वो क्या होता है? आपका मेमोरी होगी। ठीक है, सीक्वेंस क्या होगी मेमोरी की? पहले आप सीखोगे, फिर उसको ग्रहण करोगे, फिर उसको फिर से याद करोगे, रिकॉल करोगे, स्मरण करोगे, उसको क्या कहते हैं? याद करना। ठीक है, स्मृति के प्रकार देख लीजिए। संवेदी स्मृति क्या होती है? ये इंद्रिय स्मृति होती है। फिर आता है लघु स्मृति। लघु स्मृति शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। दीर्घ स्मृति जो अपनी लंबे समय तक आपको याद रहती है। और प्रासंगिक एपिसोडिक कुछ घटनाएं ऐसी होती है कि जो आपको सब कुछ याद दिला देती है, तो प्रासंगिक हो जाएंगी। और अर्थगत क्या होती है? स्मेटिक स्मृति को हम क्या बोलेंगे? अर्थगत। स्वेंदी थोड़ा सा देख लीजिए डिटेल में। जिस मेमोरी को हमारी इंद्रियों द्वारा याद किया जाता है, ये मेमोरी हमारे दिमाग में भंडारित नहीं होती है, सेव नहीं होती है। ये क्या होती है? संवेदी। जैसे हमने किसी होटल पर खाना खाया और बहुत दिनों बाद किसी जगह उस दूसरी जगह को देखते हैं तो वही चीज़ें उस टेस्ट को याद करके हमें क्या होता है? याद आती है, तो वो क्या हो जाएगी? हमारी इंद्रिय। ठीक है, फिर आता है शॉर्ट टर्म। कुछ टाइम के लिए 2-3 मिनट के लिए जो चीज़ें याद होती है वो शॉर्ट टर्म होती है। लॉन्ग टर्म, इसमें लंबे समय की घटनाएं जो है लंबे समय तक याद नहीं रहती है, लेकिन न्यूमेरिक जैसे गणित के
गणित के फॉर्मूले हो गए, ठीक है ना, जैसे 10th क्लास का रोल नंबर हो गया, आपके गाड़ी के नंबर हो गए, तो ये बहुत लंबे समय तक आपको याद रहेंगे, तो ठीक है। एपिसोडिक जब आपको घटनाएं लंबे समय तक याद रहती है, जैसे कोई नाटक हो गया, कोई आपके जीवन की ऐसी घटना होगी, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी एपिसोडिक हो जाएगी। अर्थगत सम्मति, इसमें इस मेमोरी में तथ्य होते हैं, फैक्ट होते हैं, जैसे बहुत से लोगों को फिजिक्स मैथ्स के फॉर्मूले जो होते हैं, रूल होते हैं, वो टिप्स के ऊपर याद होते हैं, तो वो अर्थगत होंगे, ठीक है ना। पर्सनल मेमोरी, किसी इंसान के दूसरे इंसान से जुड़ी मेमोरी को क्या कहते हैं, हमारी पर्सनल होती है। अव्यक्तिगत मेमोरी क्या होती है, खुद से जुड़ी हुई बातें लेकिन इनडायरेक्टली होती है, ठीक है। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें इससे रिलेटेड याद आता है कि हमने ये पहले भी पढ़ा है या सुना है, तो ये क्या हो जाएंगे, आपकी पर्सनल मेमोरी, ठीक है। सक्रिय स्मृति क्या होती है, जब जिस चीज़ के लिए आपका दिमाग ज़्यादा सक्रिय रहता है, जैसे एग्जाम टाइम में इतना पढ़ते हैं जितना पूरे साल में भी नहीं पढ़ पाते, वो सक्रिय मेमोरी होती है। जैसे आपका एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आ गया है, तो अब आप बिल्कुल सक्रिय है, आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है ना। निष्क्रिय, जिसमें आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि पुरानी बात से भी आसानी से याद रहती है, मतलब कोई निष्क्रिय, एकदम से आपको चीज़ याद आ जाती है, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, निष्क्रिय। तार्किक संगति क्या होती है, जिसमें तर्क वितर्क करके याद करते हैं, जैसे ये ट्रू मेमोरी, वास्तविक मेमोरी, इसको हम ट्रू मेमोरी भी बोल सकते हैं, क्लियर। जैसे क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे, देखो, एक व्यक्ति जिसको घटना, दिन, दिनांक, स्थान सहित सारी चीजें याद रहती है, उसको बोलते हैं फ्लैश बल्ब स्मृति, मतलब एकदम से सारी चीजें याद आ जाती हैं, वो दिन, वो जगह, वो आदमी, वो इंसान, इसकी ऐसी हरकतें, तो वो सारी क्या आ जाती है, आपकी फ्लैश बल्ब स्मृति में, ठीक है। जैसे फ्लैश लग गया और पीछे का सब कुछ याद आ जाता है, तो क्या हो जाता है, आपका फ्लैश बल्ब। फिर विकार कौन से, जब इंसान कुछ ना कुछ कमी होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विकार बोलेंगे। ये मैंने करवा तो दिया है, लेकिन एक बार ये थोड़े टॉपिक रहते थे। डिसलेक्सिया पठन विकार होता है, जैसे 6 को 9 से मतलब उल्टा पड़ता है, उसको हम डिसलेक्सिया बोलेंगे। डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी विकार होता है, डिस्कैलकुलिया अंकन संबंधी, डिस्थीमिया शारीरिक संबंधी, डिसअफेजिया बोलने संबंधी, अफेजिया मीन अल्फाज मतलब बोलना, ठीक है। डिसअर्थ या भाषण संबंधी, और डिस्प्रेक्सिया चलने संबंधी या शरीर में कोई भी विकार होता है, उसको हम डिस्प्रेक्सिया बोलते हैं। डिसबुलिमिया ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। हाइपरलेक्सिया, हाइपर मतलब समझने के बाद समझा हुआ नहीं बता पाते हैं, तो हाइपरलेक्सिया हो जाएगा। एलेक्सिया शब्द अंधता, जो चीज़ें है ना, शब्द का पता ना हो, बी को डी समझना, मतलब उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये क्या है, तो शब्द अंधता। ऑटिज्म, जब बच्चा ठीक हो लेकिन समाज के सामने आने से घबराता है, उसको हम ऑटिज्म बोलते हैं। और ऑटिज्म डे कब मनाया जाता है, 2 अप्रैल को ऑटिज्म डे मनाया जाता है, ठीक है। फिर आता है पर्सनैलिटी शायद आपके टॉपिक में नहीं है, देखिए अगर डिटेल में है तो मुझे बता देना, क्योंकि पर्सनैलिटी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा, ठीक है ना। तो इसका इंपॉर्टेंट है वो बता देती हूँ। देखो, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने दिया था, सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था। इन्होंने 3 बातें की थी, क्या, ईड, ईगो और सुपर ईगो। इदम, अहम और प्राय। इदम क्या होता है कि काम वासना से संबंधित सेक्सुअल एनर्जी जहाँ पे होती है, पशुता का प्रतीक होता है, ये हमारे अचेतन मन में होती है, हर इंसान की होती है, लेकिन कोई दिखा देता है, तो दिखाता है तो वो कैसा लगता है, जानवर टाइप का लगता है, तो क्या क्या होता है, जो हमारे सबके अचेतन मन में होती है, ठीक है। ईगो क्या होता है, समायोजन, अर्धचेतन मन में मानवता का प्रतीक होता है, जैसे जैसे इंसान की तरह से रहे, तो क्या होता है, जो हर एडजस्टमेंट करके कैसा माहौल है उसी की तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर लेते, तो वो इंसान होता है, ठीक है। सुपर ईगो क्या होता है, त्याग, बलिदान, जैसे अपने लिए भी जो चीज़ें आते हैं वो हम छोड़ देते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, महान लोगों का ही काम होता है, ये ईश्वरत्व का प्रतीक होता है, ये दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं है। देखिए, ईड पर्सनैलिटी वाले इंसान क्या होते हैं, अपने आप के होते हैं, अपनी सोचते हैं, मतलब ये नहीं सोचते कि क्या सही है क्या गलत है, जो करना है वो करना है, ठीक है ना, उनको समाज से कोई लेना देना नहीं होता है। ईगो वाले इंसान क्या होते हैं, जो समाज में जो लोग रहते हैं एडजस्टमेंट करके रहते हैं, सही और गलत के बारे में सोचते समझते हैं। और सुपर ईगो वाले तो लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, जो ईश्वर तुल्य होते हैं, जो कि क्या होता है कि अपने हिस्से की चीज़ें भी दूसरों के लिए छोड़ के आ जाते हैं, तो क्या होते हैं, सुपर ईगो वाले लोग होते हैं, ठीक है। सिगमंड फ्राइड ने मन की तुलना बर्फ की चट्टान से की है। सिगमंड फ्राइड ने सबसे ज्यादा महत्व अचेतन मन को दिया है, ठीक है। लिबिडो क्या होता है, यौन ऊर्जा होती है, यह शब्द सिगमंड फ्राइड ने ईड में दिया है, ठीक है। तो ये कई बार आया कि लिबिडो क्या होता है।
नेक्स्ट है आपके पास ब्रॉन फ्रेंड ब्रेनर का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि इसमें डिटेल में बताया गया है कि बच्चा किस किस से कनेक्ट में आता है, किसके कनेक्ट में नहीं आता है। देखो सबसे पहले यहीं से देख लीजिए, सबसे पहले जो बच्चा होता है, एक मिनट में, सबसे पहले बच्चा किसके एनवायरनमेंट में आता है, सूक्ष्म तंत्र में, सूक्ष्म तंत्र लघु तंत्र में, जैसे अपना परिवार हो गया, ठीक है। देखो सूक्ष्म तंत्र माइक्रोसॉफ्ट, फिर सेकंड में क्या आता है, मध्य मंडल। मध्य मंडल में क्या आता है कि पड़ोसी आ जाते हैं, दोस्त आ जाते हैं, स्कूल में जाना स्टार्ट कर देता है, तो वो क्या आ जाए मध्य मंडल। फिर थर्ड क्या आता है, एक्सो, बाह्य, बाहर के लोगों के साथ, तो उसका जैसे टीचर जो है पेरेंट्स के साथ कनेक्ट में हो जाते हैं, तो क्या हो गया, एक्सो। फिर बृहत मंडल, बृहत मंडल में क्या आ जाता है आपके पास, जैसे आपके पास समाज के रीति रिवाज आ जाते हैं, समाज से कनेक्ट में आ जाते हैं। और फिर आता है घटक मंडल, यहाँ पे ये आपका क्रोनो सिस्टम होता है, जिसमें आपका मास मीडिया सब कुछ आ जाता है, ठीक है ना, सिस्टम। तो सबसे पहले आपको याद कैसे करना है, हिंदी में याद करना हो तो लघु, सबसे पहले सूक्ष्म तंत्र, फिर मध्य मंडल, फिर बाह्य, फिर वृत्त, फिर घटक, ठीक है। इंग्लिश में अच्छे से याद होगा, माइक्रो, मीसो, एक्सो, मैक्रो और क्रोनो, ठीक है ना। माइक्रो सबसे छोटा, मीसो फिर उसके बीच में जो स्कूल के बच्चे आ जाते हैं, स्कूल में जाना स्टार्ट कर देता है, मिलना शुरू हो जाता है, फिर एक्सो बाह्य, फिर मैक्रो और फिर क्रोनो, ठीक है। तो ये सारे आप किसने दिए थे, आपके ये आपके ब्रॉन फ्रॉन ब्रेनर ने। ये 5 टाइप्स के होते हैं कि बच्चा किस तरीके से, किस लेवल में बच्चा कनेक्टिविटी में आता है और कौन से लेवल को क्या कहा जाता है। क्लियर। देखिए नेक्स्ट है आपके पास अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या होता है कि कोई बात या कोई चीज़ जो इंसान को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, उसको अभिप्रेरणा बोलते हैं, जो लक्ष्य केंद्रित होती है, ठीक है। प्रेरणा क्या होती है, प्रेरणा लक्ष्य केंद्रित नहीं होती है, लेकिन अभिप्रेरणा लक्ष्य केंद्रित होती है। जैसे अभी सीटेट का एग्जाम दे रहे हो, तो आपके सामने जो एग्जाम दिख रहा है आपको, तो वो आपका क्या है, वो अभिप्रेरित करता है किसको, पढ़ने के लिए, ठीक है ना। प्रेरणा क्या होती है, वो लक्ष्य केंद्रित नहीं होती, लेकिन वो सोचते कि हमें ऐसा इंसान बनना है। एक मिनट। अभिप्रेरणा कुछ टाइम के लिए होती है, प्रेरणा हमेशा के लिए होती है, ठीक है ना। अभिप्रेरणा शब्द लैटिन शब्द के बॉटम से बना हुआ है, टू मूव, आगे बढ़ना, ठीक है। कितने टाइप की होती है, एक होती है इंटरनल, एक होती है बाह्य। इंटरनल जो खुद से मोटिवेट होते हैं, खुद से अपने आप से ही इच्छा से कार्य करते हैं, अपने अंदर से ही मोटिवेट होते रहते हैं, कार्य को करने में अपने सुख एवं संतोष प्राप्त होता है, जैसे भूख प्यास नींद काम विश्राम, ये होते हैं इंटरनल मोटिवेशंस, ठीक है। एक्सटर्नल मोटिवेशन, इस प्रेरणा में बालक किसी कार्य को स्वयं से इच्छा से नहीं करता, लेकिन दूसरों की इच्छा या बाह्य प्रभाव के कारण में आकर, जैसे प्रशंसा पुरस्कार निंदा दंड सहयोग नवीनता, ये सब क्या होते हैं, एक्सटर्नल, ठीक है। एक इंसान जीवन में नाम इच्छा प्रशंसा कमाना चाहता है, तो उसे कैसी अभिप्रेरणा होती है, ये आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, नहीं ये कैसी अभिप्रेरणा होती है, ये बाह्य अभिप्रेरणा होती है, ठीक है ना। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, आप अच्छे से देख लेना, ये आंतरिक नहीं होती है। नाम करवाना चाहता है, इच्छा प्रशंसा है उसको, तो वो क्या कर, ये कैसी है, ये आपकी बाह्य अभिप्रेरणा है, ठीक है। दंड पुरस्कार कैसे अभिप्रेरणा है, दंड दंड मिलना ये बाह्य है, ठीक है ना। दंड मिलना ये भी किस में आ जाएंगे, कृत्रिम अभिप्रेरणा में आ जाएंगे, क्लियर। इंसान रुचि अभिरुचि, ये मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी से अभिप्रेरणा ही होती है। अभिप्रेरणा का चक्कर क्या होता है, देखो पहले प्रोत्साहन दिया जाता है, फिर ड्राइव, फिर सबसे पहले क्या होगा, आपको नीड होगी, किसी चीज़ की आपका ज़रूरत ही नहीं है, देखो आपको सीटेट एग्जाम पास करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर क्यों करोगे आप, ठीक है। पहले आप उसकी ज़रूरत होगी, नीड होगी, फिर ड्राइव करोगे, फिर इंसेंटिव, इंस्पायर हो जाओगे, फिर इंसेंट और फिर गोल आपको मिल जाएगा। इस टॉपिक को याद रखना है, क्योंकि ये बहुत बार आया हुआ है। पहले आपको नीड होगी, फिर उसको करने के लिए कुछ ना कुछ ड्राइव करोगे, ठीक है ना। जैसे आपको कहीं जाना है, तो कहीं जाने के लिए वहाँ की ज़रूरत होगी, फिर आप ड्राइव करोगे, फिर इंस्पायर होगे, फिर इंस्पायर होके इंसेंटिव, फिर आप गोल तक पहुँच जाओगे, क्लियर। विच इज़ राइट सीक्वेंस, तो आपने राइट सीक्वेंस देख ली है कि क्या है। अभी देखिए अभिप्रेरणा के सिद्धांत कौन से हैं। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया था। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया था, मैकडूगल ने 14 प्रवृत्तियां दी हैं, ठीक है। मूल प्रवृत्तियां इंसान के व्यवहार में ऑटोमेटिक पाई गई हैं, जैसे भय क्रोध चिंता, ये जो 14 मूल प्रवृत्तियां हैं इंसान के अंदर होती है, हर इंसान के अंदर होती है। हर इंसान डरता है, हर इंसान के अंदर क्रोध होती है, चिंता होती है, मतलब ये सारी की सारी आपकी किसने दी है, आपकी 14 मूल प्रवृत्तियां किसने दी थी, मैकडूगल ने दी थी, क्लियर। तो मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया है, मैकडूगल ने। कितनी है, ये 14 है, क्लियर। फिर आता है मनोविश्लेषण सिद्धांत, किसने दिया था, सिगमंड फ्रायड ने। मूल प्रवृत्ति और अचेतन मन,
फ्राइड के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ सिर्फ 2 ही प्रकार की होती है। देखो मैकडूगल के अनुसार 14 होंगी, लेकिन फ्राइड क्या कहते हैं कि ये सिर्फ 2 ही होती है। एक होता है जीवन संबंधी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान रख लेना है कि जीवन संबंधी क्या होंगी। इरोज का मतलब होता है निर्माणकारी प्रवृत्तियाँ, जो जीवन का निर्माण करती हैं। फिर होती है मृत्यु संबंधी को बोलते हैं थंटोस का मतलब होता है विध्वंसकारी प्रवृत्तियाँ। देखो कैसे, देखो मान लीजिए कि 2 बंदों के बीच में लड़ाई हो रही है, ठीक है ना, उन दोनों बच्चों के बीच में या कोई भी 2 इंसान है उनके बीच में लड़ाई हो रही है, ठीक है। अगर आप उसको जा करके उसका सोल्यूशन कर देते हो, उनको थोड़ा शांत करते हो, तो वो क्या हो जाएंगे, आपके जीवन संबंधी हो जाएंगे, ठीक है, जीवन का निर्माण हुआ। लेकिन मृत्यु संबंधी थंटोस का मतलब होता है कि 2 इंसानों के बीच में लड़ाई हो रही है और आप भी जा करके उसमें तेल में, किसमें, आग में घी का काम करोगे, तो क्या हो जाएंगी, मृत्यु संबंधी और ज़्यादा भड़क जाएगी, तो विध्वंसकारी प्रवृत्तियाँ होती है। तो ऐसे लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं कि जीवन को और शांति दिलाते हैं, कुछ होते हैं कि उस एक चीज़ को बड़ा सा तुल दे देते हैं, तो वो कैसे होते हैं, थंटोस विध्वंसकारी होते हैं। क्लियर। फिर आता है अचेतन मन में दमित इच्छाएं, जो हमारी इच्छाएं होती है जो कभी पूरी नहीं होती, वो इच्छाओं का भंडार कहाँ चला जाता है, अचेतन मन में होता है। कभी कभी आप अकेले होते तब सोचते हैं ना कि भी कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो हम ऐसे सोचते थे, तो वो क्या होता है, अब कॉन्शियस माइंड में पड़ी रहती है, ठीक है। आत्म सिद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, ये सिद्धांत आपका किसने दिया था, 1 मिनट, ये अब्राहम मैस्लो ने दिया था। आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत किसने दिया था, आपका अब्राहम मैस्लो ने, ठीक है। आत्म सिद्धि का सिद्धांत सबसे पहले मैस्लो कहता है कि इंसान को सबसे पहले आवश्यकता उसकी शारीरिक आवश्यकताओं की होती है, जैसे आपकी भूख प्यास नींद होगी, तो पहला आपका क्या होगा, शारीरिक आवश्यकताएं। फिर होती है सुरक्षा के लिए आपके घर बनाएंगे, मकान बनाएंगे, मतलब आप रहने की व्यवस्था करेंगे, ठीक है। फिर मतलब रोटी कपड़ा और मकान। फिर इंसान को जब रोटी कपड़ा मकान मिल जाता है, शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, तो फिर आता है स्नेह संबंधी, वो चाहता है कि मुझे प्यार मिले, मुझे संबंध, मेरे अच्छे संबंध हो, फिर ये भी मिल जाता है। फिर उसके बाद सोचता है कि इंसान मुझे क्या मिले, कि मुझे सम्मान मिले समाज में, ठीक है। जब इंसान को समाज में सम्मान भी मिलने लग जाता है, तो वो क्या सोचता है कि मैं वो आत्म सिद्धि की तरफ चला जाता है, कि उसको सब कुछ संतुष्ट हो जाता है। सबसे पहले क्या करेगा, इंसान को शारीरिक आवश्यकताएं होनी चाहिए कि वो भूख प्यास मिटा सके। फिर वो घर में वो चाहेगा कि मुझे घर मिल जाए तो स्नेह संबंध, फिर उसके साथ रहने वाले भी होने चाहिए, अच्छे संबंध बनाने वाले होने चाहिए, फिर उसको सम्मान मिलना चाहिए, फिर वो आत्म सिद्धि की तरफ चला जाता है। ये किसने कहा है, अब्राहम मैस्लो ने ये क्या दिया है, सिद्धांत दिया है। क्लियर, समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये मैंने डिटेल में भी टॉपिक करवा दिया है, आप देख सकते हो, लेकिन फिर भी चलो देख लेते हैं। देखिए ग्रोथ क्या होती है, जो हमारी वृद्धि में चेंज आता है, जो हमारे शरीर में चेंज आता है, जो हमारी शरीर बढ़ता है, ठीक है ना। वृद्धि देखा जा सकता है जन्म के पश्चात एक निश्चित उम्र में होती है, ये क्वांटिटेटिव होती है, ठीक है। विकास को देखा नहीं जा सकता है, विकास जन्म से पहले से ही शुरू हो जाता है, मृत्यु तक हमेशा चलता रहता है। ये क्वांटिटेटिव भी होता है और क्वालिटेटिव भी होता है, ठीक है। और वृद्धि जो है विकास में शामिल होती है, लेकिन विकास वृद्धि में शामिल नहीं होता है। इसकी अवस्थाएं कौन सी है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ठीक है। शैशवावस्था 0 से 4 वर्ष, बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष और किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष, ठीक है। प्री पोस्ट देख लीजिए, प्री पोस्ट एक पूर्व शैशवावस्था, बाल्यावस्था, इतना ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, बस इतना याद रख लो कितनी होती है। एक होती है आपकी शैशवावस्था, दूसरी होती है आपकी बाल्यावस्था, फिर तीसरी होती है आपकी किशोरावस्था। क्लियर। नेक्स्ट देखो, बाल्यावस्था, बाल विकास की 3 अवस्थाएं होती है, मानव विकास की 4 अवस्थाएं होती है, ठीक है। बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि आपके कितने कौन सा आएगा, बाल विकास। तो बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, 3। और इंसान की जो पूरा मानव विकास चलता है, क्योंकि एक प्रौढ़ अवस्था आ जाती है जो कि आगे चलती है, ठीक है ना। तो ये 4 अवस्थाएं आ जाएंगी। क्लियर। थोड़ा डिटेल में देख लीजिए इनको। शैशवावस्था ये जीवन की नींव होती है, इसमें बच्चा अनुकरण करके सीखता है, दूसरों का नकल करके, इसमें बच्चा आत्म केंद्रित होता है। शैशवावस्था में बच्चा बोलना शुरू करता है, इसमें हार्ट बीट सबसे ज़्यादा होती है, 1 मिनट में 120 बार धड़कता है, ठीक है। और नॉर्मल कितने बार धड़कता है, 72 बार या 70 बार, ठीक है। इसमें शारीरिक विकास सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर बाल्यावस्था आती है, जीवन की निर्माणकारी अवस्था होती है, इसमें छद्म परिपक्वता होती है, फॉल्स मैच्योरिटी होती है, ठीक है। इस अवस्था में रोज के द्वारा कहा गया है कि बच्चे अपने आप को मैच्योर दिखाते हैं, लेकिन वे होते नहीं है, ठीक है। इमोशंस का विकास होना शुरू हो जाता है, स्कूल गोइंग एज होती है,
मानसिक विकास की सबसे बड़ी अवस्था इसी अवस्था को कहा गया है। इस अवस्था में मानसिक विकास सबसे ज़्यादा होता है। खिलौनों की अवस्था भी कौन सी होती है आपकी? बाल्यावस्था, या कौन सी होगी आपकी? पूर्व बाल्यावस्था लगा लीजिए, या फिर पूर्व बाल्यावस्था ना आए तो शैशवावस्था आपकी क्या हो जाएगी? खिलौने की अवस्था हो जाएगी। ठीक है। फिर गैंग बनने शुरू हो जाते हैं। टोली समूह बनाने की अवस्था को भी पोस्ट चाइल्डहुड उत्तर बाल्यावस्था होती है। मित्र बनाने की अवस्था कौन सी होती है? किशोर अवस्था होती है। जीवन की सुनहरी अवस्था कौन सी होती है आपकी? बाल्यावस्था होती है। ठीक है। कौन सी छोड़ दिया क्या कुछ? किशोर अवस्था में क्या होते हैं? ये परिवर्तन की अवस्था होती है। आदर्श पूजा, ठीक है, आइडियल बनाना इस अवस्था में शुरू हो जाते हैं। संघर्ष एवं तूफान की अवस्था बोली है। एज ऑफ स्टॉर्म और स्ट्रगल स्टैनले हॉल ने कहा है। मानसिक द्वंद्व होता है यहाँ पे। किशोरी समाज से ज़्यादा जुड़े होते हैं और समाज से कटे कटे भी किशोर ही रहते हैं। ठीक है। बाल विकास के सिद्धांत कौन से हैं? निरंतरता का सिद्धांत। विकास जो है हमेशा निरंतर होता रहता है, लगातार होता है। जन्म से पहले से शुरू होकर मृत्यु तक चलता रहता है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत कौन सा होता है? यह सिद्धांत कहता है कि हर एक इंसान एक दूसरे से भिन्न होता है। जैसे कोई मंद बुद्धि हो गया, कोई तीव्र बुद्धि हो गया, कोई साधारण बुद्धि हो जाएगा। फिर चक्राकार का सिद्धांत, स्पाल सिद्धांत जो है एक दिशा में नहीं होता है, कभी थोड़ा होता है कभी ज़्यादा होता है, तो स्पाल सिद्धांत हो जाएगा। एक दिशा का सिद्धांत क्या होता है? सिर से पैर से विकास की तरफ और केंद्र से नीचे की तरफ, केंद्राभिमुख, इसको बोलते हैं स्फेलोफलिक, ये सिरोपादीय, ये इसको प्रोक्सोमिल डिस्टल सिद्धांत है। ठीक है ना। एकाग्रता का सिद्धांत, जहाँ पे एकाग्रता जिसमें बच्चा पहले उंगली फिर मुट्ठी फिर हथेली का प्रयोग करता है। जैसे छोटा बच्चा होता है पहले क्या करता है, एक कप को पकड़ेगा तो पूरे दोनों हाथों से पकड़ेगा। धीरे धीरे इंसान बड़ा होता है तो एक कप को बिल्कुल 2 उंगलियों से पकड़ लेता है। तो क्या होता है आपका? एकाग्रता का सिद्धांत होता है। क्लियर। सामान्य से विशिष्ट की तरफ, जनरल से, देखो जैसे बच्चा क्या करता है, सबसे पहले लेटा रहता है, फिर करवट लेता है, फिर बैठ जाता है, फिर चलने लग जाता है, फिर बच्चा सामान्य विशिष्ट की तरफ एक्टिविटी करने लग जाता है। प्रतीकामान का सिद्धांत, दुनिया के किसी भी जगह पे जन्मा हुआ बच्चा समान गति से ही आगे बढ़ता है। एक्टिविटी करने का टाइम अलग अलग हो सकता है लेकिन एक्टिविटी का सीक्वेंस एक जैसा ही होता है। फिर विशेष क्रम का सिद्धांत क्या होता है? LSRW, पहले बच्चा लिसनिंग करेगा, फिर स्पीकिंग करेगा, फिर रीडिंग करेगा, फिर राइटिंग करेगा। मंद बुद्धि वाले बच्चे पहले लिसनिंग करेंगे, फिर स्पीकिंग करेंगे, पहले वो राइटिंग करेंगे और फिर रीडिंग करेंगे। क्लियर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिर होता है एक प्रोडक्टिव स्किल क्या होती है, और एक होता है, एक मिनट, प्रोडक्टिव स्किल और रिस्पेक्टिव स्किल। प्रोडक्ट हम किस तरीके से कर सकते हैं? बोल करके या फिर लिख करके हम अपनी बातों को बता सकते हैं। रिस्पेक्टिव हम ग्रहण कैसे करेंगे? आप किस तरीके से आप ग्रहण कर रहे हो, या तो मुझे सुन रहे हो या जो लिखा हुआ है उसको पढ़ रहे हो। ठीक है ना। लिसनिंग करके और रीडिंग करके हम किसी चीज़ को रिसेप्ट कर सकते हैं, ग्रहित कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया होगा ये। ओके। नेक्स्ट देखिए, प्रीमार्जिकता का सिद्धांत, काइंड ऑफ चेंजेस थ्योरी। विकास के डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है लेकिन केवल एजुकेशन में। ठीक है। फिर आता है वंशानुक्रम में क्या होता है? देखिए बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं, मैं बोलते बोलते मेरा दिमाग घूम रहा है। ये टॉपिक करेंगे लास्ट में, फिर उसके बाद शाम तक दूसरी क्लास आपको दे देंगे। ठीक है। यह एक स्थायी प्राथमिक संरचना होती है। इसमें गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। ठीक है। युग्म पूछे, पेयर पूछे तो कितने हो जाएंगे आपके? 23 हो जाएंगे। टोटल कितने होते हैं? 46। ठीक है। हेरिडिटी के फादर कौन थे? मेंडल को हेरिडिटी का फादर कहा गया है। इन्होंने मटर के दाने के ऊपर प्रयोग किया था। ठीक है। बस इतना ही है, इसमें ज़्यादा इतना वो नहीं है। फिर आता है समायोजन में क्या होता है कि इंसान किस तरीके से एडजस्टमेंट करता है। ठीक है। द्वंद्व होगा, देखो समायोजन कब होगा, कब नहीं होगा? जब आपके पास द्वंद्व होगा, भनगनता होगी, तनाव होगा, दबाव होगा और दुश्चिंता होगी। ठीक है। कन्फ्लिक्ट, द्वंद्व कब होता है? जब 2 सिचुएशन हमारे पास होती है और कुछ एक को चुनना होता है, उसको हम बोलेंगे द्वंद्व। एक ही दिन सीटेट और एस्टेट का दोनों एग्जाम हो तो आपको कन्फ्लिक्ट होगा, द्वंद्व होगा। ठीक है। फ्रस्ट्रेशन कब होती है? जब आपकी कोई खास इच्छा होती है और वह पूरी नहीं होती तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। टेंशन कब होती है? जब आप अपनी चिंता के अकॉर्डिंग तैयार नहीं हो पाते हो, तो आपका पेपर है और रोल नंबर अटेस्टेड नहीं है तो आपको टेंशन हो जाती है। ठीक है। सिचुएशन के अनुसार आप तैयार नहीं है। स्ट्रेस, जब कोई विशेष इच्छा हो और उसका प्रेशर ज़्यादा ले ले तो हार जीत की सिचुएशन बन जाती है, तो उसको हम कहेंगे स्ट्रेस। एग्जाइटी क्या होती है? इसमें एक स्थिति पास्ट की होती है और दूसरी स्थिति प्रेजेंट की होती है। पास्ट और प्रेजेंट की कन्फ्लिक्ट को क्या कहते हैं? एग्जाइटी बोलते हैं। ठीक है। समायोजन को दूर करने के उपाय कौन से होते हैं? या तो आप उस चीज़ को देख करके भाग जाओ।
ठीक है ना। जो स्थिति आपको परेशान कर रही है उस स्थिति को छोड़ दो, भाग जाओ। फिर होता है औचित्य। औचित्य होता है अपनी बात को किसी और दूसरे तरीके से प्रूव कर दो, हुक बाई हुक या कुक, ये होता है औचित्य। फिर आता है प्रक्षेपण। किसी भी चीज़ को या अपनी कमियों को या दोष को दूसरों पर थोप देते हैं तो उसको बोलते हैं प्रक्षेपण। ठीक है, एक बच्चा परीक्षा देता है, फिर एक टीचर भी परीक्षा देता है, बच्चा फेल हो जाता है, टीचर भी फेल हो जाता है, तो बच्चा क्या कहता है, वो टीचर ही फेल हो गया, मैं तो कौन सा पास होने वाला था। तो ये क्या होता है, प्रक्षेपण होता है। क्लियर, ओके। फिर आता है तादात्म्यकरण, ये इंपॉर्टेंट है। हम अपनी असफलता को किसी क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से जुड़े बड़े इंसान से जोड़ देते हैं तो क्या होता है, तादात्म्यकरण। जैसे क्या होता है, सचिन तेंदुलकर 10वीं में फेल था और हम भी 10वीं में फेल हो गए, तो हम क्या सोचते हैं, ये वो भी फेल हुआ था। ठीक है ना। तो ऐसा हम क्या करते हैं, अपनी असफलता को किसी उसी क्षेत्र से जुड़े किसी बड़े इंसान से जोड़ देते तो उसको बोलते हैं हम तादात्म्यकरण। ठीक है, चलो ये टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और ये अच्छे से टॉपिक्स को कर लीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।